अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और सबसे पहले आज की अहम खबर बलूचिस्तान से आई है और एक धचका लगा। वहाँ पे जो दहशतगर्दी जारी थी BLA की और कुछ और ग्रुप्स की, उनको बड़ा धचका लगाया। वो ये है कि BRA बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी इसका नाम था, उसके कमांडर नूर अली चाकरानी, इन्होंने अपने 74 साथियों समेत सरेंडर कर दिया है पाकिस्तान की रियासत के सामने। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है उस जंग में जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान में लड़ी जा रही है। और ये इसके लिए एक तकरीब भी मुनक्किद की गई पाकिस्तान हाउस, सुई जहाँ से सुई गैस, जहाँ से गैस आती है पूरे पाकिस्तान में, सुई जगह का नाम है, वहाँ ज़िला डेरा बुगटी में वो जगह है। और वहाँ पे ये हथियार डाले गए। डेरा बुगटी के मुअज़्ज़िज़ीन और मीडिया के नुमाइंदे मौजूद थे और वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे। और इसके अलावा पाकिस्तान हाउस के केयर टेकर मीर आफ्ताब बुगटी भी वहाँ पे मौजूद थे। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी सरेंडर किया गया। और चाकरानी ने ना सिर्फ इस बात का इकरार किया कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ना सिर्फ हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, पाकिस्तान को जिंदाबाद का नारा लगाया, पाकिस्तान का परचम लहराया। और एक चाकरानी अमन फोर्स भी उन्होंने कायम की है ताकि जो दहशतगर्दी वहाँ पे हो रही है उसके ख़िलाफ़ इफेक्टिवली वो काम कर सकें। बहरहाल ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है इस सेंस में कि दहशतगर्दों की जो एक बहुत बड़ी ताकत थी उसने सरेंडर किया है। और जब ये सरेंडर करने के लिए ये पूरा ग्रुप आ रहा था सुई वहाँ पे पाकिस्तान हाउस की तरफ, तो इन पर हमला भी किया गया दहशतगर्दों की तरफ से ताकि इनको रोका जाए, लेकिन वो हमला भी पसपा कर दिया गया। तो ये एक अहम खबर थी और एक अपडेट हमने आपको देनी थी खबर की। कल हमने उस पर एडिटोरियल भी किया। इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर पे हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं, उनके बेटे ने अबू ज़र ने एक लैंड क्रूज़र में सफ़र करते हुए दो बच्चियों को जो स्कूटी पे जा रही थी अपनी ड्यूटी ख़त्म करके, हेलमेट उन्होंने पहने हुए थे, उनको कुचल कर हलाक कर दिया। और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई। FIR कमज़ोर थी जिसके बारे में हमने बात की। और आज अपडेट ये है कि उसमें एक पेशरफ्त हुई है उस केस में। आज रिमांड के बाद पहले दिन पेश किया गया उसको अदालत में, अबू ज़र को। तो अदालत के अंदर मुतासरा फैमिली और जज के बेटे के दरमियान सुलह हो गई है और मुतासरा फैमिली ने जज के बेटे अबू ज़र को माफ़ कर दिया, जिसके बाद अली का लड़की का भाई रोते हुए कमरा अदालत से रुखसत हो गया। इतनी खबर अभी आई है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में ये एक नॉर्म होता जा रहा है कि अगर आप अमीर हैं और आपके पास बड़ी गाड़ी है, कराची हो, इस्लामाबाद हो या कोई और जगह हो, और कोयटा, मुझे ये 3 वाक़यात फ़ौरी तौर पे याद आ रहे हैं, और शहरों में भी होता है कि अगर आप किसी को कुचल के हलाक करते हैं सड़क पे, आप गाड़ी गलत तरीके से चला रहे हैं, कोई बात नहीं, पैसा दें और आप बाहर आ जाएं। कानून और रियासत इस पर आंखें बंद कर लेगी, हालांकि बंद नहीं करनी चाहिए। तो क्या कह सकता हूँ इस पर मैं भी लड़की के भाई की तरह इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। और आज के प्रोग्राम का तारुफ करवा दूं, हमारी टॉप स्टोरी, PTI अपने आप को बंद गली में ले गई या नहीं। हम देख रहे हैं तलखियाँ बढ़ गई हैं एस्टैब्लिशमेंट के और PTI के दरमियान, और उसके बाद से कल से जो कुछ हो रहा है उस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया अली मोहम्मद खान साहब ने, रुकने कौमी असम्बली हैं। हॉट इशू हमारा होगा आज पाक अफ़गान सरहद फिर गर्म। कल रात से वहाँ पे फिर झड़पें शुरू हो गई हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे, और कुछ दहशतगर्दों की तशकीलें पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी चमन के बॉर्डर पे और बदीनी के दोनों जगह पे, दोनों पोस्ट पे। और पाकिस्तान ने जवाब दिया उसका, जिसके बाद अफ़गानिस्तान की साइड पे कुछ नुकसान भी हुआ है, जानी और माली दोनों, जिसका इकरार किया है अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने। इस पर हम बात करेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब से। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा पंजाब में अब शहरी भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकेंगे अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। इसके फ़वाइद क्या है, नुकसानात क्या हैं, बताएंगे अपने एडिटोरियल में। शुरू कर स्टोरी। अली मोहम्मद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। जी वालेकुम सलाम। आपको ज़ाहिर चीज़ें पता ही हैं जो कुछ हो रहा है। खान साहब का पहले ट्वीट आया, पहले मुलाकात नहीं हो रही थी, मुलाकात हुई, उसके बाद उज़्मा खान साहिबा की मुलाकात के बाद बाहर आई, उसके बाद एक ट्वीट हुआ,
उसमें बहुत गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की गई। उसके जवाब में फिर हुकूमती वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब उसका जवाब दिया। और फिर अब जो है उसके जवाब में उसके बाद फिर PTI के सोशल मीडिया और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो काबीना के अरकान हैं और एक सेनेटर हैं, वो बहुत ज़्यादा सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ और DGISPR के ख़िलाफ़ और तमाम जो फ़ौज के और हुकूमत के लोग हैं उनके ख़िलाफ़। इससे एक बहस पाकिस्तान में शुरू हो गई है कि क्या PTI अपने आप को बंद गली में ले गई है और क्या एक सियासी जमात और उसके सियासी सरबराह को इस तरह मामलात को इस तरफ ले जाना चाहिए था। यहाँ तक कि सवालात भी पूछे गए कि जब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इमरान खान को डिक्लेयर किया गया है, इससे पहले जिस सियासी लीडरों को भी डिक्लेयर किया गया था, लेकिन उनको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं कहा गया था, उनको सिक्योरिटी रिस्क कहा गया था। रिस्क और थ्रेट में फ़र्क है और आपसे बेहतर कौन जानता है। तो फ़र्क था पहले वाले लीडरान ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की और अब खान साहब जो ज़ुबान मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें और इसमें। आप बताएं क्या वाकई PTI अपने आप को बंद गली में ले गई है और अब सिर्फ यही रास्ता है कि वो लड़ के इक़्तिदार में आएंगे, वो बातचीत करके इंतखाबात के ज़रिए सियासी एक जो प्रोसेस है उसके ज़रिए इक़्तिदार में नहीं आना चाहते? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मैं नहीं समझता कि बंद गली है। हाँ, इम्तिहान है और इम्तिहान अल्लाह की तरफ से ज़रूर आता है। मैं समझता हूँ कि कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो बुरा हुआ। जवाब देना ज़रूरी ही था रियासत को या हुकूमत को, तो वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती। वजह यह है कि जो हमारा इदारा है और वो पाकिस्तान की बका की ज़मानत है, उसको कभी भी अवाम से कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए, चाहे उस तरफ से हो या सियासी तरफ से हो। उसकी वजह यह है कि जिस तरह कल मोहतरम DG साहब ने ये बात की कि हमारी एक ही फौज है, तो मैं भी ये कहूंगा कि एक ही फौज है, तो उसको जिस तरह वो कहते हैं कि सियासत से दूर रखा जाए, मैं भी कहता हूं सियासत से दूर रखा जाए। तो उसको दूर रखने के लिए जरूरी है कि दोनों तरफ से फिर इस बात का तदारुक हो कि किसी भी ऐसी चीज में इन्वॉल्व ना हुआ जाए जिसकी वजह से फिर अवामी रिएक्शन आए। देखिए कल बड़ी सख्त गुफ्तगू हुई है, DG ने बड़ी सख्त बातें की हैं, माजी में कभी ऐसे नहीं हुई। उसका रिएक्शन फितरी था। हमारे वर्कर्स ने, एक दो तो है नहीं, लाख 2 लाख भी नहीं है, करोड़ों लोग हैं, पाकिस्तान में हैं, अब्रॉड हैं। तो क्या सियासतदान को फितरी रिएक्शन देना चाहिए? देखिए सियासतदान तो नाप तोल के बात करता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कल जो बात हुई है, एक बात देखें, अफसार साहब DGISPR जो हैं वो एक ऐसे इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम सब ओन करते हैं, पाक फौज को हम सब ओन करते हैं। हमसे सब पूछते हैं कि आप इस पे क्या कहते हैं, आप इस पे क्या कहते हैं। मेरी बात या मेरी किसी और साथी की बात अहम नहीं है, अहम बात है इमरान खान साहब की, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए एक ही बात कर दी जो मैं समझता हूं काफी है, और वो ये है कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो सिर्फ इस बात पे है कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल सियासत में ना हो। अब उसको लेके इतनी सख्त प्रेस टॉक कर देना जिसका रिएक्शन फिर आना, वो भी एक फितरी अमल है। जो हुआ बुरा हुआ, सियासी टेम्परेचर को कम करने की। अच्छा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, सियासी टेम्परेचर को कम करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप फेयर बात करेंगे। आप अपनी तरफ की सारी बात को कहे जा रहे हैं कि वो नेचुरल रिएक्शन है, फितरी रिएक्शन है, लेकिन जब खान साहब यही बात, इससे ज़्यादा सख्त बातें, और आपका ये जो आपके सेनेटर एक हैं, मुझे उनका नाम नहीं ज़हन में आ रहा, वो खुर्रम ज़िशान, और फिर आपके ये जो शफ़ी जान साहब हैं, ये जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, खान साहब जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी तरफ क्या फितरी रिएक्शन गैर फितरी हो जाएगा? वो नहीं आएगा रिएक्शन फितरी। और जब आप, दूसरी बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जवाब आना चाहिए था, मतलब खान साहब को इजाज़त है, यही तो रॉयल वो एटीट्यूड है जिस पे इतराज़ है कि खान साहब को इजाज़त है, वो जिस मर्जी सरकारी अहलकार पे जो मर्जी कह दें। सरकारी अहलकार आगे से नहीं कुछ कह सकता, फेडरल गवर्नमेंट कहे तो। खान साहब भी फेडरल गवर्नमेंट को कहते हैं ना, खान साहब तो कहते हैं मैं फेडरल गवर्नमेंट से बात ही नहीं करूंगा, बात मैं उन्हीं से करूंगा जिनको गाली निकाल रहा हूं। इतनी कॉन्ट्रडिक्शन से कैसे आगे चलेंगे, कैसे फहमो तफहीम होगी, बताएं मुझे। अफसार आलम साहब, क्या किसी पाकिस्तानी को, मुहिब वतन पाकिस्तानी को दहशतगर्द
या गद्दार कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। तो इसलिए ये तो हम कह रहे हैं, खान साहब ने क्यों गद्दार कहा? जो लोग वहां पे एनडीयू में गए, आपकी पार्टी के मेंबर हैं, उनको गद्दार कह दिया। मतलब जो भी मिलेगा, जो बात करेगा, हाथ मिलाएगा, वो गद्दार हो जाएगा। मैं उस पर भी आता हूँ। मैं तो एग्री करता हूँ आपसे, लेकिन मैं पहले आपके सामने अपना मुकदमा रख दूं। क्या किसी सियासी लीडर को, चाहे वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना हो, चाहे वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो, या मियाँ साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, या आसिफ जरदारी साहब हो, या खान साहब, किसी भी सियासी लीडर को महज इख्तिलाफ की बुनियाद पे, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी कोजेंट रीजंस के, उसको सिक्योरिटी थ्रेट कहना, सिक्योरिटी रिस्क कहना, क्या ये मुनासिब है? रीजन तो उन्होंने दी है। मैं उससे आप एग्री करें ना करें, मैं एग्री करूं ना करूं, रीजन मैं नहीं एग्री करता। उसकी वजह ये है कि कुछ स्लाइडें चला के किसी को दहशतगर्द आप नहीं कह सकते। उसको अदालत की कसौटी भी, मैं वकील हूं, मैं उसको, हम तो कहेंगे कि उसको वहां पे परखा जाए। मेरा नुक्ता सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तान में 25 करोड़ रहते हैं। आपस में जो भी होगा, कभी खुशी होगी, कभी खुशी से नाराज होंगे। मेरा एक सवाल है अफसार आलम साहब, और अभी थोड़ी देर बाद हमारी प्रेस टॉक भी होगी, मुझे मौका मिला शायद उस पर भी मैं बात करूं, कि जब एक इंतहाई जिम्मेदार ओहदे पे एक शख्स, एक न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट का जो एक मोस्ट पावरफुल, हमारी अल्लाह की करम से अल्हम्दुलिल्लाह आर्म फोर्सेस हैं, उसका इंतहाई जिम्मेदार शख्स जब एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी रिस्क या सिक्योरिटी थ्रेट या व्हाटएवर कह दे, दुनिया में हमारी क्या इज्जत रह जाती है कि इस मुल्क का एक वजीर आजम सिक्योरिटी कोई नहीं रहती। दूसरा, दुनिया क्या देखती है कि ये अजीब मुल्क है। अफसार आलम साहब, यहाँ पे तो मेरे साथ एक नुक्ते पे आ जाइए, ये अजीब मुल्क है। यहाँ भुट्टो भी गद्दार, यहाँ मियां नवाज शरीफ भी गद्दार, यहाँ वली खान भी गद्दार, यहाँ बेनजीर भुट्टो शहीद साहब है और सिक्योरिटी रिस्क, और इमरान खान भी गद्दार। तो फिर वफादार कौन है? आपके सामने एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो 5 नस्ल से पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है। सेम गोज फॉर इमरान खान। देखें, उस आदमी को कल सिक्योरिटी थ्रेट कहा गया, जिसका बाप इकरामुल्लाह नियाजी उधर उस दिन 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर में खड़ा था जब पाकिस्तान बन रहा था। और दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां इस सब जिलाली परचम को लोग इमरान खान साहब की वजह से जानते हैं। हमारा लीडर है, 25 करोड़ में से बहुत से लोगों के दिलों में, अक्सरियत के दिलों में वो रहता है। जब आप ऐसी बात करते हैं, आप अपने हमवतनों को दुख देते हैं। आप उनको, अफसार साहब एक आखिरी लाइन, आप उनको दुख देते हैं जो आपसे प्यार करते हैं। ठीक, आपने बात कर ली कि उनको दुख देते हैं जो आपसे प्यार करते हैं। मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, और ये एक सवाल पूरी बहुत सारे लोगों के जहनों पे है कि आपके नज़दीक पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई के जो लोग हैं, उनके लिए इमरान खान के लिए अलग असूल, बाकी सबके लिए अलग असूल क्यों हैं? नवाज शरीफ को उन्होंने मोदी का यार कहा, गद्दार कहा। बेनजीर भुट्टो को इमरान खान ने सिक्योरिटी रिस्क कहा। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब क्या शहजादे हैं या क्या हैं कि उनको हर चीज़ माफ़ है? किनको नहीं? इमरान खान साहब ने भी कहा, आप उस वक्त मुझसे छोटे हैं ना, आपको नहीं पता। खान साहब ने भी कहा था। खैर छोड़ें इस बात को, बहस पे नहीं। मैं कहता हूँ चले बेनजीर को नहीं, फर्ज करें कि तो नवाज शरीफ को कहना जायज़ है और कमर बाजवा को कहना जायज़ है, लेकिन खुद आप रवायत बनाएं तो पलट के तो आप पे आएगी। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं जी कि उनकी तरफ से नहीं कहना चाहिए था, वो तो फितरी है, हमारा रिएक्शन फितरी है, दूसरे का गैर फितरी है? ये कैसे हो सकता है? ये दो स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? अफसार आलम साहब, देखिए, जो समझदार कौमें हैं वो माजी से सीख के आगे जाते हैं। अगर आज हम 50-60 साल बाद भी एक पॉपुलर लीडर को, आज से बहुत साल पहले, जब मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, शायद आप स्टूडेंट होंगे उस वक्त, जब बानी पाकिस्तान की बहन को सिक्योरिटी रिस्क या थ्रेट कहा गया, आज 50-60 साल बाद भी पुराना नहीं हूं वाली मोहम्मद साहब, ये कहा जा रहा है। तो मुझे अफसार साहब, मुझे, आप माशाल्लाह जवान हैं, तो मुझे ये बताइए नहीं, मैं जवान नहीं हूं, लेकिन खैर वो 60s की बात है। खैर एनीवेज, तो मेरा नुक्ता ये है, मेरा अफसार साहब नुक्ता ये है कि कल भी मैंने उसके शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में भी ये बात की कि वर्दी पहना हुआ शख्स जितना पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, उसके लिए जान देता है, उतनी मोहब्बत सिविल कपड़ों में मलबूस अली मोहम्मद, अफसार आलम, इमरान खान या नवाज शरीफ, हम भी पाकिस्तान से करते हैं। ये अथॉरिटी किसी के पास नहीं, ये अथॉरिटी किसी के पास नहीं है।
कि वो किसी को कहे कि आप मेरे से कम पाकिस्तानी है, मेरे से कम मुहब्बत वतन है। देखिए चले आप फिर मिसाल, आप मैं मिसाल आपको आप ऐसा कह दें, आप कह दें कि इमरान खान ने, आप माजी में गलतियां सबसे हुई, आप कह दें कि इमरान खान ने गलती की है, उसे नहीं ये कहना चाहिए था, कह दें आप। देखें अफसार साहब, तमाम लीडरशिप्स जो हैं वो इंसान हैं, चाहे मियाँ साहब हैं, चाहे जरदारी साहब हैं, चाहे शहीद बेनजीर साहब हैं या खान साहब हैं, अपनी तरफ इंसान भी हैं, आज ना फितरी रद्द-ए-अमल भी है, लेकिन सब इंसान देखें दूसरे रिसीविंग एंड पे रहे सारे। माय पॉइंट इज के इससे कल मुल्क की 25 करोड़ आवाम की क्या खिदमत हुई है कि एक ऐसा इदारा एग्रीड, नहीं हुई खिदमत, नहीं मानता हूं। जो खान साहब इतने सालों से करते रहे हैं कि हर एक को गाली, ओए नवाज शरीफ, ओए फलाने, वो कौन सी खिदमत हो रही थी? ये इतनी रिवायत जो सेट की हैं तो वापस तो आएंगी ना वो, यही तो हम समझाते थे पहले। मुझे उसका जवाब नहीं आप दे रहे कि जो खान साहब कर चुके हैं, और परसों तक जो उन्होंने किया है ट्वीट करके 3 दिन पहले, तब तक कभी भी तो समझे, कभी तो लीडर बने, कभी तो ये कहें कि चलें जी मैं मुदब्बर हो गया हूं, डिसेंट हो गया हूं, मैं ये बातें नहीं करूंगा जिसका रद्द-ए-अमल आए। अफसार आलम साहब, क्या सारे अच्छे काम इमरान खान करें? किसी और ने कुछ नहीं करना? जी जी, किसी और का आप कहते हैं वो सबसे बड़े लीडर हैं, आप कहते हैं महात्मा हैं, तो महात्मा का तो फिर रोल भी महात्मा होना चाहिए, कैरेक्टर भी महात्मा होना चाहिए। सर मुझे जवाब देने का तो मौका दीजिए ना। देखिए वो तो अपने हिस्से से ज्यादा बोझ उठाए बैठा है पाकिस्तान की तारीख में। सब ने बोझ उठाया है। खान साहब ना करें, कौम ने बहुत कुछ दिया भी है, इस मुल्क में हर एक ने बोझ उठाया है, हर एक ने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन सबको इतना मिला नहीं रिटर्न में जितना खान साहब को मिला रिटर्न में। खान साहब को बहुत नवाजा इस कौम ने और वतन ने, लेकिन आप लोगों ने जिस, खैर छोड़े इस बात को, लंबी हो जी। मुझे बताएं, बैरिस्टर गौहर साहब ने जो कहा है आपकी पार्टी के, जी जी करें, दिल का गुबार निकाला है, आप क्यों निकाल रहे हैं? आप मुझे जवाब देने दें। देखिए मेरी बात सुनिए, गुबार तो दिल में हर एक के है ना। रिवायत बहुत खत्म कर दी गई यहाँ पे, इतनी गाली निकालते हैं आप लोग, इतनी गाली निकालते हैं। मैं सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट से मुखातिब हूँ, अफसार आलम साहब से। अब अफसार आलम अगर कोई बात करेंगे, अफसार आलम अगर कोई बात करेंगे या कोई 18-19 साल का नौजवान सहाफी बात करेगा, तो मैं अफसार साहब से ज्यादा तदब्बुर की और विजडम एक्सपेक्ट करूंगा उस नौजवान की निस्बत या उस नए शख्स की निस्बत। मेरा पॉइंट ये है कि 1 महीने तक इमरान खान साहब का राब्ता काटा गया, उनकी जिंदगी के हवाले से चाहे मगोइयां हुई, वो हिंदुस्तान से अफगानिस्तान से उनके बारे में खबरें चलाई गई। उनकी बहनें खून का रिश्ता है, बहनें भाई से वैसे भी बहुत मोहब्बत करती हैं, और वो बहनें परेशान थी, वो तकलीफ में थी, उनको फिक्र थी, उनको परेशानी थी। खुदा करके बहुत एहतजाज के बाद और पता नहीं जो भी हुआ, उसके बाद 3 में से 1 बहन को 15 मिनट या 20 मिनट का मौका मिला बात करके। वो जब बाहर आई हैं, उनकी जज्बातियत हो सकती थी, उनको तकलीफ थी, वो गम में थी, वो गुस्से में थी। सबकी बहनें हैं जिन्होंने कल बात की है, उनकी बहनें नहीं है, उनकी भी तो बहनें हैं। मेरा नुक्ता यह है कि उन्होंने अगर बात कर भी थी, खातून है, उसका रिस्पॉन्स मैं नहीं समझता DGISPR जितनी अहम पोस्ट से इस तरह से आना चाहिए था। मैक्सिमम बात होती, आता था ट्रस्ट टॉक कर लेते, उसका जवाब दे देते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सियासतदान जब सियासतदान के खिलाफ बात कर रहा होता है, उससे आपका इदारा बचा रहता है। लेकिन जब इदारा रिस्पॉन्ड करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर तो सियासतदान, मेरा यही पॉइंट है। अली मोहम्मद खान साहब, वक्त खत्म हो गया है हमारे सेगमेंट का, लेकिन सवाल मेरा यही था कि सियासतदान को सियासतदान कह सकता है, तो आपके सियासतदान मुदब्बर 75 साल 74 साल माशाल्लाह उम्र, ठहराव आना चाहिए, तो सियासतदान को कहते हैं ना। वो फौज के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, फील्ड मार्शल के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुज़ाकरात भी उन्हीं से करने हैं, गाली भी उन्हें निकालनी है, सियासतदान ने उससे मुज़ाकरात भी नहीं करने, और तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे आगे? चलो आखिरी 10 सेकंड में जो कहना है, एक सिंपल सी बात है। आपकी भी अफसार आलम भाई इस दश्त की सयाही में, मैं नहीं कहूंगा कि सारे स्याह बाल काले हो गए, लेकिन 2-3 सफेद हो गए, लेकिन कुछ सफेद हो गए। ताकत का मंबा किधर है? सारे हो गए हैं। 8 फरवरी को हमारा इलेक्शन किसने चुराया? फिर आपने अपना सारी जितनी बात की थी आपने सारी खत्म कर दी। जब ताकत का मंबा है तो फिर आप छोड़े ना, फिर इस तरह ना करें, फिर आगे अफवाह तफहीम करें, फिर अफवाह तफहीम करें ना, लोगों को बेवकूफ तो ना बनाएं कि हम सियासी टेंपरेचर कम। मैं इसके हक में, मैं जब जेल से निकला, आपने बड़ी अच्छी बात कर दी, बात ही खत्म कर दी आपने कि ताकत का मंबा किधर है, बस। तो आप डरा के उनको लाना चाह रहे हैं, ऐसे होगा नहीं।
मैं तो अफसार आलम साहब सिंपल बात करता हूँ। मैं तो जब निकला जेल से मैंने एक बात की, खान साहब ने उसको अप्रिशिएट किया था। जब मैं 27 जुलाई 2023 को अपनी 7 दफा की गिरफ्तारी असीरी के बाद निकला, मैंने कहा पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, सियासी इस्तेकाम की जरूरत है। ये सब इसको सोचें। ठीक है, देखिए इस वक्त बस आप इस मुल्क को आगे लेके जाएं, एक दूसरे को दीवार से लगा के। ठीक है आप खान देखिए साहब, 25 करोड़ की आबादी को, उसमें से अक्सरियत को, जिसका एक लीडर है इमरान खान, जो लोगों के दिलों में रहता है, उसके खिलाफ जब आप बात करेंगे रिएक्शन आएगा। इसका क्या फायदा है? मुल्क को क्या फायदा है? रियासत को क्या फायदा? वक्त खत्म हो गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज आपने मेरे बहुत सारे सपने दिए, वक्त खत्म हो गया है कि अलग अलग स्टैंडर्ड्स क्यों हैं खान साहब के लिए और पूरी कौम के लिए, लोगों के लिए। और दूसरी बात जो आपने बड़ी पते की कह दी है कि ताकत का मंबा किधर है। सबको सुनना चाहिए कि अवाम को बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है कि अवाम ताकत का मंबा है। नाम अवाम का लिया जाता है लेकिन ताकत का मंबा तो वही है। तो उनको फिर क्या आप डरा के मुज़ाकरात करना चाहते हैं? फॉर्म ऑफ तफहीम ऐसे हो नहीं पाएगा। वक्त ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हॉट इशू, पाक अफगान सरहद फिर गर्म। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त में आज के हॉट इशू का, पाक अफगान सरहद फिर गर्म हो गई है। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तजियाकार हैं। जैसे साहब फरमाइएगा, कल रात पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान फिर सरहदी झड़प हुई है। कुछ इतलात के मुताबिक 5 जगहों पे, कुछ इतलात के मुताबिक 2 जगहों पे। अफगानिस्तान की हुकूमत ने तस्लीम किया है कि उनकी तरफ नुकसान भी हुआ है। ये बताइएगा ये क्या जो फिर शुरू हुई है बात, इसमें क्या ये मुमकिन है कि जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि हमने ऑपरेशन क्लीन अप का आगाज़ कर दिया था अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, लेकिन कतर ने इंटरवीन किया और फिर अब वो ऑपरेशन दोबारा शुरू होने जा रहा है, या सीज़ फायर ख़त्म हो गया? नहीं, सीज फायर तो देखिए जी ऑलमोस्ट कायम था, लेकिन कहने का मकसद जी अब मुज़ाकरात नाकाम हुए तो इसका मतलब उसकी एक्सटेंशन अंडर क्वेश्चन रही है। इट इज नॉट पॉसिबल कि अफगानिस्तान की तरफ से मैंने बताया ना, अफगानिस्तान का जो इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन है जी वो पीस है। वो कोई ऐसी एफर्ट को नहीं कबूल करेगा इस वक्त जब नॉन स्टेट एक्टर्स किसी की माँ पर जो वहां पे कार्रवाइयां कर रहे हैं कि पीस हो जाए, वरना तो उनको डिलीवर करना पड़ेगा। फिर तवज्जो जाएगी सोशो इकोनॉमिक प्रॉन्ग की तरफ, पॉलिटिकल प्रॉन्ग की तरफ विद इन अफगानिस्तान, विच डजंट सूट देम एट ऑल। फिर इलीगल स्पेक्ट्रम का भी गुस्सा है, तो नेक्सस तो एक बहुत बड़ा हुआ है। तो ये थोड़ी सी ये कार्रवाइयां होती रहेंगी। जो इसहाक डार साहब ने कहा था, मैं समझता हूँ कि वो उस कॉन्टेक्स्ट में था कि अगर पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से अभी आपने देखा पेशावर में जो इंसिडेंट हुए, उनके ट्रेस भी गया वापस अफगानिस्तान के अंदर, 300 सुसाइड वो बॉम्बर्स जो थे वो अफगानी थे। फिर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास चॉइस कोई नहीं रहती जी। तो फिर पाकिस्तान ने भी अपनी पॉलिसी तो डिक्लेयर कर दी अफसार साहब के, जो अगर इसका खुरा जाएगा अफगानिस्तान से तो फिर पाकिस्तान हक रखता है रिस्पॉन्ड करने का। और फिर मे बी पाकिस्तान फिर करेगा जी रिस्पॉन्ड इनसाइड अफगानिस्तान ऑल्सो, बिकॉज वहां पे अभी स्ट्रक्चर्ड एक हुकूमत तो है नहीं जी। वो जिस तरह की अप्रोच पाकिस्तान के खिलाफ रखेंगे, एक चीज पूरी दुनिया को और अफगानिस्तान को समझ लेनी चाहिए। दुनिया को तो समझ आ गई है, अफगानिस्तान को भी अब समझ लेनी चाहिए कि अभी जो प्रेजेंट लीडरशिप है जी पाकिस्तान की, खासतौर पर मिलिट्री लीडरशिप, वो फिर जो कहती है उसको परसू करेगी एट ऑल कॉस्ट। ये याद रखिएगा। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ और हमारी जोग्राफियाई सरहदों के खिलाफ और हमारे ऊपर ये जो वॉर मुसल्लत कर दी गई है, हाइब्रिड की शक्ल में जरूर है, टेररिज्म की शक्ल में जरूर है, पर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इम्प्लोजन ऑफ पाकिस्तान, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिसी कैप्चुलेशन ऑफ पाकिस्तान, जो इंडिया का भी है वो अफगानिस्तान भी उसके साथ मिल गया अभी, तो इन दोनों की पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स वही हैं। तो वो अगर इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं तो ये एक मुकम्मल टोटल वॉर है हमारे लिए। तो फिर तो ये जाएगी जब तक आप डेटरेंस नहीं क्रिएट करेंगे, पीस थ्रू पावर, तो पाकिस्तान को फिर मजबूरी करनी पड़ेगी। इसके बैड इंपैक्ट होगा। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के लिए इसके लिए कॉस्ट नहीं होगी, यस, बट पाकिस्तान इज प्रिपेयर टू पे दैट कॉस्ट वंस फॉर ऑल। आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में, देखिए अच्छी डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। हाँ, मैं इसी पे बात करना चाहता हूँ। आपने कहा पीस थ्रू पावर, और एक बात तो है जो पॉलिसी चेंज आया पाकिस्तान में, क्लैरिटी आई है डिसीजन मेकिंग लेवल पे। हमने देखा पिछले 25-30 साल से हम समझते थे गुड तालिबान है, बैड तालिबान है, लेकिन इस बार पिछले 2-3 साल से हमने देखा खुल के फ़ौजी क़यादत ने भी और सिविलियन क़यादत ने भी ये कहा है कि ये दहशतगर्द हैं, इनसे लड़ना है और इनके साथ बातचीत नहीं होगी और इनको ये अपनी कार्रवाइयाँ बंद करनी पड़ेगी, नो मिडवे। तो इसको आपने कहा पीस थ्रू पावर,
एट एनी कॉस्ट, क्या कॉस्ट होगी वो ज़रा बताएंगे, और क्या वो कॉस्ट कम हो सकती है किसी तरीके से? देखिए, कॉस्ट हम पे कर रहे हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट आप ले ले, फॉर एग्जांपल जानों की नजराने, तो जो पाकिस्तान के लोगों की जानें जा रही हैं, चाहे वो एक सिविलियन जान हो, जो मिलिट्री की हो, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट जी। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और हाई कैजुअलिटी रेट है, ऐसा भी नहीं है। आपने देख लिया होगा कि अगस्त के बाद जिस तरीके से सर्ज भी आई है इसमें और कैजुअलिटीज हुई हैं, वो पाकिस्तान पे करे। इकोनॉमिक कॉस्ट है, सोशल कॉस्ट है। अभी देखिए ना, सोशल पॉलिटिकल कॉस्ट पाकिस्तान पे करे। पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, उसको भी इसी वार के साथ अटैच करके आप पूरा फायदा उठाना चाह रहे हैं अपने लोकल पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए। जो इस स्पेक्ट्रम वाला है, इलीगल स्पेक्ट्रम वाला है, जिसकी स्मगलिंग रुकी है या जिसका तेल आना बंद हो गया, वो भी इस वॉर में शामिल हो गया, पूरा फायदा उठाना चाहते हैं अपने इलीगल स्पेक्ट्रम को कवर देने के लिए। सोशल कॉस्ट है, ऑलरेडी आपने देखा होगा पॉपी ग्रोथ और ये अनफॉर्चुनेटली नारकोटिक्स और इसकी तरफ रुझान बढ़ा है, क्योंकि और इकोनॉमी जब चलेगी नहीं तो इसी तरफ ही जाएंगे ना, इलीगल इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। तो हम अफगानिस्तान की जब तक इकोनॉमिक मूवमेंट्स आगे नहीं बढ़ेंगी, इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, पॉलिटिकली स्ट्रांग स्टेबल नहीं होगा, तो कैसे स्टेबिलिटी आएगी? नॉन स्टेट एक्टर्स, इसकी कास्ट पाकिस्तान को पे करनी पड़ रही है जी। हमारी देखे ना 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा के तो हमारे नुकसान इकोनॉमिक हो चुके हैं। 90,000 के करीब हमारी जिंदगियां चली गई हैं, स्कूल बच्चियों के कई जगहों पे बंद हो जाते हैं। तो हमारा ये वो कॉस्ट है जो करनी है। बट हैविंग सेड दैट, वो इम्बोल्डन होते जा रहे हैं जी। अभी मैं एक प्रोग्राम में बैठा था, एक स्पोक्स पर्सन बैठे थे पीटीआई के, वो यही कहते हैं कि जिरगा होना चाहिए, हमने बड़ा सक्सेस। वन साइडेड जिरगा तो बहुत अच्छा हो जाता है। आपने बाजोड़ में लोकल जिरगा किया था उनके साथ, 7 सेशंस आपने 8 किए, क्या उसका नतीजा निकला? वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ भी आप कर रहे हैं, ठीक है। तो वो 3 हमले ये आपने भी जो कहा कि ये सियासी एक फैक्शन है जो चाहता है अभी भी मुज़ाकरात किए जाएं। हमने देखा भी, अभी भी देख रहे हैं हम कि टॉक शूट, कभी मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं, सीज़ फायर हो जाती है, फिर जंग शुरू हो जाती है। तो ये कितना अरसा ये चलेगा, ये सारा मामला जो आप कह रहे हैं? क्या इससे पाकिस्तान की जो उसको स्ट्रेटजी को नुकसान नहीं पहुंच रहा? क्योंकि फ़ायदा तो दहशतगर्दों का है ना, बेयकीनी तो पाकिस्तान के अंदर अभी भी है। कभी बातचीत हो रही है, कभी ऑपरेशन हो रहा है, कभी बातचीत हो रही है, कभी ऑपरेशन हो रहा है। तो एक स्टेबिलिटी तो नहीं आ रही हमारे यहाँ। अब साहब ये जो ट्रांसलेट करता है ना जी बिटवीन टॉक्स एंड डायलॉग एंड वॉर, ये कॉन्फ्लिक्ट करता है जी, और हाइब्रिड का तो कंटिन्यूसली करता रहेगा। आप देखें ना, अभी यूक्रेन रशिया की बातचीत भी होती रहती है, थर्ड पार्टी से भी होती है, वॉर चलती रही। मिडिल ईस्ट के अंदर भी आप देख रहे हैं, दो बड़े बराबर के ममालिक हैं। यहाँ पे तो दहशतगर्द लोग हैं, रजीम को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता पूरी दुनिया में, फिर भी मतलब हम उनके साथ यही अगर इस तरह करते रहेंगे तो हम वॉर विक्ट्री है, या जो आप कह रहे हैं पीस थ्रू पावर है, तो पीस तक कैसे पहुंच पाएंगे? कितना अरसा लगेगा? अब पावर हम कभी पूरी तरह यूज ही नहीं करते। इट इज नॉट पॉसिबल इस हाइब्रिड की एप्लीकेशन में कोई टाइम लाइंस देना, लेकिन कम से कम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप नेशनल ऑब्जेक्टिव्स पहले फिक्स कर लें कि ये हमने स्टेजेस हैं जो हमने अचीव करनी है, ये रीजन्स हैं या ये इलाके हैं जो हमने क्लियर करने हैं। वो जब सामने आएंगे तो फिर कुछ टाइमलाइंस दी जा सकती है। बट देखिए ना, कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी तालिबान ने जो पूरी नहीं की है, इसलिए तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का रिस्पांस न सिर्फ आपस के डायलॉग या वॉर के अंदर है, इंटरनेशनल रीजनल इंक्लूजन की बड़ी सख्त जरूरत है। जिन्होंने 2020 का 21 का दोहा का अकॉर्ड नहीं पूरा कर लिया, तो आज अमेरिका को आप अकाउंटेबल करें या उन पर प्रेशर डालें कि जी आपका ये अकॉर्ड था, आप इसकी जो पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक जो वैल्यू वो चीजें थी उसको तो परसू करें ना। आपने एक क्योटिक हमारे पास में छोड़ दिया है। और अभी जो स्ट्रेटजी आई है जी, डिफेंस स्ट्रेटजी जो अभी 2025 की आई है, उसमें अफगानिस्तान का तो नाम तक नहीं लिया जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने। इसका मतलब है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस रीजन। तो आपको कॉस्ट इन लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, पूरे रीजनल कंट्रीज की जो इकोनॉमिक। देखिए अभी अगली वॉर शुरू होगी है जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर। चाइना भी जो ग्लोबल साउथ है उसकी इकोनॉमी करके अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, और हमारा ये अफगानिस्तान एक स्पॉइलर बैठा हुआ है। तो चाइना, ये रीजनल चीजें, ये बहुत सारी चीजें हमें इकट्ठी करनी होगी, लेकिन पीस विद इन। ठीक है जनरल साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल।
और वक्त हुआ हमारे आज के एडिटोरियल का। अब पंजाब में एक नया फीचर वहाँ की हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवाया है कि शहरी आम शहरी जो हैं वो भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। उनके पास सबके पास आजकल मोबाइल फ़ोन हैं, तो पंजाब की सरकार ने ये एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है। उसके दो तरीके हैं कि स्मार्ट मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं गाड़ी में, पैदल, मोटर बाइक पे, कहीं किसी भी तरीके से, और आप कोई जुर्म होता देखते हैं तो आप अपने फ़ोन से वीडियो बना के या तस्वीर बना के पंजाब सेफ सिटी को भिजवा सकते हैं और उसकी वजह से फौरी तौर पे वहाँ पे पुलिस आ जाएगी और सरकारी इदारे उसके खिलाफ एक्शन ले सकेंगे। दो तरीके हैं, एक तो ये कि 15 पर कॉल करके लाइव वीडियो शेयर करने का, लाइव फीड शेयर करने का आप कहें तो वो शुरू हो जाएगा, और दूसरा ये है कि पब्लिक सेफ्टी एप्लीकेशन एक है, कनेक्ट टू पंजाब सेफ सिटी, वो फीचर उन्होंने मुतारफ़ करवाया। आप उसके ज़रिए वो ऐप डाउनलोड कर लें अपने फ़ोन पे और जहाँ कहीं देखें उसको दबाएं और फीड डायरेक्ट जाना शुरू हो जाएगी पंजाब सेफ सिटी के सिस्टम में। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि रियल टाइम में आप किसी भी किस्म के क्राइम को शेयर कर सकते हैं हुकूमत के साथ, पुलिस के साथ, और वो उस पर कार्रवाई करेगी, जिसमें ख़ास तौर पे ख़वातीन जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं और सड़क पर कोई जुर्म हो रहा है तो उस पर। लेकिन इसमें एक तशवीश का इजहार किया गया है, और वो तशवीश ये है कि जब आप कनेक्ट हो जाएंगे अपने फ़ोन के ज़रिए सरकारी इदारे से और उसके सिस्टम से, तो आपकी प्राइवेसी मजरू हो जाएगी। आपके फ़ोन में जो डेटा है वो वहाँ ट्रांसफ़र हो सकेगा या उसके ज़रिए कैमरा आपका इस्तेमाल हो सकेगा किसी और वक्त। उस पर हमने बात की है। एक प्रोफेसर कौकब ज़ुबैरी हैं, गैरिसन कॉलेज लाहौर के डीन हैं और उन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं। उनका कहना है कि इससे पर्सनल डेटा कॉम्प्रोमाइज़ होने का कोई खदशा नहीं है, बल्कि ये जराइम की रोकथाम के लिए एक मुफीद प्रोजेक्ट है। दूसरा हमने बात की इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोऑर्डिनेशन फाखरा इरशाद साहिबा, उनके मुताबिक 17 नवंबर को ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। 60,000 शहरी शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स, गली की लड़ाइयाँ, हरासमेंट, कत्ल की कोशिशें, खुदकुशी वगैरह की शिकायत मौसूल हुई हैं, मगर फाखरा इरशाद साहिबा के मुताबिक सिर्फ 1000 केसेस असली हैं। तो आप इस सहूलत को सही तरीके से, ऑनेस्टली, अच्छे तरीके, अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें, फजूल में इस्तेमाल ना करें, वरना फिर एक अच्छा काम उसका बुरा नतीजा निकलेगा। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।